मेरा नाम सैयद गुल यूसुफजई है और मेरा ताल्लुक पाकिस्तानी सरहद, जिसे अब खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, उसके एक दूर दराज इलाके जिला करक से है। 1960 में उस वक्त मेरी उम्र 40 साल के करीब थी और मेरे 4 बच्चे थे। हमारा आबाई पेशा भेड़ बकरियां पालना, यानी मैं पेशे के एतबार से एक चरवाहा था। हम 2 भाई थे। मेरे दूसरे भाई की औलाद भी थी और हम दोनों एक बहुत बड़ी अपनी आबाई हवेली में रहा करते थे। हमें माश का कोई मसला नहीं था। हमारी गांव में बेतहाशा जमीनें भी थीं और भेड़ बकरियों का भी काफी वसी काम था। हमारे बीवी बच्चे भी हमारे काम में हमारा हाथ बटाते। आपस में बहुत ज्यादा इत्तेफाक प्यार था, इसलिए खानदानी निजाम बहुत बेहतर तौर पर चल रहा था। मैं अपने साथ 100-150 भेड़ बकरियां लेकर सुबह सुबह उन्हें चराने की गर्ज से दूर दूर वीरानों में निकल जाता। ऊंचे नीचे पहाड़ी सिलसिलों में भेड़ बकरियां सारा दिन चरते रहते और मैं किसी एक दरख्त के नीचे बैठकर तस्बीह घुमाता रहता, अल्लाह ताला के पाक कलाम का विर्द करता रहता और उसकी हम्दो सना में मसरूफ रहता। शाम होते ही तमाम भेड़ बकरियां हाँक कर दोबारा अपने घर की तरफ रवाना हो जाता। भेड़ बकरियों को चराने के लिए हमारा कोई एक ठिकाना नहीं था। मैं अक्सर मुख्तलिफ जगहों पर चला जाता। वैसे भी हमारा ये इलाका बहुत वसी, सरसब्ज और शादाब पहाड़ी इलाका था और यहाँ भेड़ बकरियों के लिए चारा बहुत ज्यादा था। ये गर्मियों की एक दोपहर की बात है कि मैं अपनी भेड़ बकरियों को लेकर चराने के लिए निकल खड़ा हुआ। मैं अमूमन दोपहर का खाना अपने साथ ही रुमाल में बांध कर ले जाता और पानी का एक कटोरा मेरे पास होता। वहीं किसी दरख्त के नीचे बैठकर दोपहर का खाना खा लेता और फिर शाम होते ही अपनी भेड़ बकरियों को हाँक कर वापस आ जाता। सुबह घर से निकलते वक्त तमाम भेड़ बकरियों की तादाद गिनता और शाम को उन्हें घर लाते वक्त भी खूब गिन कर वापस लाया जाता कि कहीं कोई भेड़ बकरी कम ना हो। ये गर्मियों के एक दिन की बात है। धूप में अभी इतनी ज्यादा तेजी नहीं थी। सारा दिन बकरियां चरने के बाद जब मैं उन्हें वापसी के लिए हाँकने लगा तो मैंने घर ले जाने से पहले उनकी तादाद गिनी। उनमें एक बकरी कम थी। मैं बड़ा हैरान हुआ कि बकरी कहाँ गई। मैंने फिर दोबारा से तमाम भेड़ बकरियों को गिना, मगर फिर एक बकरी कम थी। ये मेरे लिए बड़े अचंभे की बात थी। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ था, क्योंकि जब रेवड़ की चंद भेड़ बकरियों को हाँका जाता तो बाकी इधर उधर गई तमाम भेड़ बकरियां खुद ही पास आ जाती और फिर सारा रेवड़ इकट्ठा होकर खुद ही चल पड़ता। मैंने इधर उधर खूब देखा भला, मगर मुझे कहीं गुमशुदा बकरी नजर न आई। मैं बड़ा परेशान घर वापस आ गया। मैंने अपने भाई अब्दुल समद को ये बात बताई कि आज रेवड़ में एक बकरी कम है। वो कहने लगा कि जंगल में कहीं खो गई होगी, कल आप दोबारा जाकर ढूंढ लीजिएगा। हो सकता है किसी और चरवाहे को मिल गई हो तो वो हमें वापस लौटा देगा। मैंने कहा ठीक है। दूसरे रोज हम दोनों भाइयों ने मिलकर उस जगह पर बकरी को तलाश किया, मगर हमें बकरी कहीं ना मिली। दूसरे चरवाहों से भी पूछा, मगर उन्होंने भी इनकार में सर हिला दिया। गांव के कुछ और चरवाहे भी थे जो दूसरी सिमतों में जाकर अपनी भेड़ बकरियां चराते थे। सबसे पूछा, मगर सब ने कहा कि हमारे पास तो ऐसी तुम्हारी कोई बकरी नहीं। कहने लगे तुम्हारी तरफ वीराना बहुत ज्यादा है, जिस तरफ तुम भेड़ बकरियां लेकर जाते हो सकता है तुम्हारी बकरी कहीं वीराने में दूर निकल गई हो, लिहाजा जाकर तसल्ली से ढूंढो। हम दोनों भाइयों ने सारा दिन बकरी को तलाश किया, मगर बकरी हमें ना मिलनी थी और ना मिली। मायूस होकर हम वापस आ गए। आहिस्ता आहिस्ता हम उस बकरी को भूल गए। जाहिर है इसके सिवा कोई चारागार भी नहीं था। मगर एक हफ्ते के बाद फिर वैसा ही वाकया रुनमा हुआ। अब की बार फिर एक बकरी कम थी। मैं बड़ा हैरान था। मैंने फिर शाम को जाकर अपने भाई को बताया तो वो भी हैरान हुआ और कहने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी बकरी आखिर कौन ले गया? ये दूसरी बकरी है जो हमारी गुम हो चुकी है। चले देखें क्या होता है। अगले रोज मेरे भाई ने एक तरकीब मुझे बताई। कहने लगा, अब तुम सिर्फ 10 बकरियां लेकर जाना, बाकी बकरियां मैं गांव की दूसरी सिमत ले जाता हूं। अब इन 10 बकरियों पर खूब नजर रखना। कुछ दिन ऐसा ही करके देखते हैं, फिर मालूम पड़ेगा कि 10 बकरियों में से एक बकरी कहां गुम हो गई, कौन उसे चुरा कर ले जाता है। थोड़ी बकरियों पर नजर रखना बहुत आसान होगा। मैंने उसकी तरकीब से इत्तेफाक किया और 10 बकरियां लेकर रोजाना चराने के लिए ले जाने लगा। लेकिन फिर वैसा ही वाकया रुनमा हुआ। 4 दिन के बाद उन 10 में से एक बकरी फिर गायब थी। अब तो हम दोनों भाई बड़े परेशान हुए। ये हमारा कारोबार था, हमारा रिज़्क रोजी का वसीला था।
और ऐसा नुकसान हम बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। मेरा भाई अब्दुल समद और मैं दोनों सर जोड़कर बैठ गए और सोचने लगे कि इस बात का हल कैसे तलाश किया जाए। आखिर चोर को कैसे ढूंढा जाए, कौन हमारी बकरियां उठाकर ले जाता है। आखिर खूब सोच विचार के बाद मेरे भाई ने एक ऐसी सलाह मुझे दी जिसे सुनकर मैं आशश कर उठा और तारीफी नजरों से भाई को देखने लगा। मेरे भाई ने कहा था, भाईजान तमाम बकरियों को छोड़ दीजिए, सिर्फ 2 बकरियां लेकर जाइए और उन दोनों बकरियों को आपस में एक बड़ी सी रस्सी के साथ बांध दीजिए ताकि वो एक दूसरे से दूर ना जा सकें। फिर उन दोनों बकरियों पर छुप छुप कर नजर रखिए कि वो कहाँ जाती हैं और कौन उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है। वो जिस घाटी में भी जाएं, जिस दरख्त के नीचे जाएं, जहां भी जाएं, आप उनका पीछा करते रहिए। फिर आपको ये देखने में आसानी होगी कि आखिर चोर कौन है। मैंने उसकी बात से इत्तेफाक किया। अगले रोज मैंने 2 बकरियां ली और उनके दरमियान एक लंबी सी रस्सी को बांध दिया। इस तरह करने से दोनों बकरियां एक दूसरे से अलग नहीं हो सकती थी और फिर मैं उन्हें लेकर चराने के लिए निकल खड़ा हुआ। बकरियों को मैंने चरने के लिए वहीं खुला छोड़ दिया। थोड़ी देर बैठा मैं अपने दम दरूद में मसरूफ रहा और फिर उसके बाद मैंने उठकर आहिस्ता आहिस्ता बकरियों का पीछा करना शुरू कर दिया। बकरियां पहले तो इधर उधर घास में मुंह मारती रहीं, फिर ऊंची नीची ढलानों में इधर उधर गुम हो गई, मगर मैं मुसलसल उन पर नजर रखे हुए था। मेरे हाथ में एक डंडा भी था। बकरियां चलते चलते एक टीले का मोड़ मुड़कर दूसरी तरफ चली गईं। मैं भी उनके पीछे पीछे था। मैंने टीले के पीछे छुप कर देखा। बकरियां एक ऐसी जगह पहुंच गई थी जहां चारों तरफ वीराना ही वीराना था। निहायत खौफनाक मंजर था। वो जगह नीची थी और आसपास ऊंची नीची घाटियां थी। दोपहर का वक्त था और ये तो वैसे भी वीराना था। आसपास किसी जीरू का नामो निशान तक ना था। मैं धीरे धीरे चलता हुआ एक झाड़ी की ओट में हो गया और उन्हें देखने लगा। बकरियां बेफिक्री से घास चर रही थी कि अचानक मैंने सामने के एक टीले से किसी साये को निकलते हुए देखा। उस सारे का सारा साया स्याह रंग के लिबास में मलबूस था और उसके स्याह बाल बिखरे हुए थे। उसकी शक्ल सूरत वाज़ेह तौर पर नजर नहीं आ रही थी। उसके बाहर निकलते ही अचानक बकरियों में खलबली सी मच गई। बकरियां अपनी ऊंची आवाज में मैं करने लगी, मगर उनकी आवाज अगर मैं वहीं अपनी मखसूस जगह पर बैठा होता तो मुझ तक नहीं पहुंच सकती थी। जब वो पहली बकरी को यहां से उठाकर ले गई थी, फिर वो साया थोड़ा और करीब आया तो मैंने उस काले लिबास में लिपटे हुए वजूद को देखकर एक लम्हे के लिए मैं सर से पांव तक लरस गया। वो एक निहायत खौफनाक और भयानक किस्म की एक डायन नुमा औरत थी जिसकी खौफनाक सुर्ख आंखें बकरियों पर जमी हुई थी। उसने एक बकरी को पकड़ने के लिए आगे हाथ बढ़ाया और बकरी उससे बचने के लिए इधर उधर भागी। बकरी के साथ एक लंबी रस्सी बंधी थी जिसके दूसरे सिरे पर दूसरी बकरी बंधी हुई थी। उस पर भयानक डायन ने जब देखा कि बकरी भाग रही है तो उसने एक ही छलांग में आगे बढ़कर रस्सी को पकड़ लिया और अब वो अपने हाथों से दोनों बकरियों को अपनी तरफ खींचने लगी। उसके हाथों में बेपनाह ताकत थी। बकरी अभी तक चिल्ला रही थी मगर उसने एक ही झटका दिया और दोनों बकरियां उड़ती हुई जैसे उस डायन के करीब जा गिरी। उसने खौफनाक पंजा आगे बढ़ाकर एक बकरी को अपने पंजे में दबोच लिया। मैं दूर झाड़ी के पीछे खड़ा ये सारा मंजर बड़ी हैरत और खौफ से देख रहा था। मेरा दिल जोर जोर से धक धक कर रहा था और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं आगे बढ़कर बकरियों की कुछ मदद कर सकूं, उस डायन के पंजे से अपनी बकरियां छुड़ा सकूं। वैसे भी उसे मैं क्या कह सकता था। मेरे देखते ही देखते उसने दोनों बकरियों को अपने दोनों बाजुओं के नीचे दबोचा और आन की आन में उन्हें दबोचे वहां से उसी टीले के पीछे एकदम से गायब हो गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस वीराने में ऐसी भयानक डायन से दिन के वक्त सामना हो जाएगा। यही वो डायन थी, यही वो चोर था जो हमारी बकरियों को उठाकर ले जाती थी और हमारी बकरियां रोज बरोज कम होती जा रही थी। मैं जोर जोर से कलमा पाक का विर्द करता हुआ वहां से वापस घर को भागा। घर पहुंचा, मेरी हालत बहुत खराब हो रही थी। मेरी बीवी मुझसे पूछने लगी, खैरियत तो है, क्या हुआ आपको? मैंने उसे सारा वाकया क्या सुनाया। वो बेचारी भी परेशान हो गई। फिर जल्दी से बच्चे को भेजकर अपने भाई अब्दुल समद को घर बुलवाया और उसे सारी बात बताई। अब्दुल समद ये बात सुनकर बड़ा हैरान और परेशान हुआ और कहने लगा, भाईजान क्या आपको यकीन है कि वो एक डायन थी? हाँ, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? वो बड़ी खौफनाक भयानक नुमा एक चुड़ैल किस्म की औरत है। वो तो औरत है ही नहीं बल्कि चुड़ैल है, डायन है,
जो हमारी बकरियों को उठाकर ले जाती है और यकीनन हमारी बकरियों को खा जाती है। मेरा भाई भी बेचारा ये बात सुनकर कुछ डर सा गया था। कहने लगा, भाई इसका हल यही है कि आप जंगल के उस तरफ बकरियों को लेकर मत जाइए, हम गांव के दूसरे सिमत जाया करेंगे। आप जानते हैं कि गांव में बकरियों का सबसे बड़ा रेवड़ हमारा है। अगर उससे बकरियां वहां पर नहीं मिलेंगी तो फिर वो जरूर गांव का रुख करेगी, और अगर गांव का रुख करेगी तो हमारा रेवड़ गांव में सबसे पहले आता है, यानी हमारा घर जहां हमारी बकरियां बंधी होती हैं। इसका मतलब है कि हमारी बकरियां हमारे घर में भी महफूज नहीं है। बात तो आपकी ठीक है, वो बोला। अब तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कि आखिर इसका क्या हल किया जाए। फिलहाल तो यही किया जा सकता है कि उस तरफ बकरियों को ना ले जाएं और घर में बकरियों की हिफाजत की जाए। हम गांव के उस शुमाली हिस्से की तरफ बकरियों को ले जाएंगे। हाँ, ये ठीक है, शुमाली हिस्से की तरफ आबादी ज्यादा है और उस तरफ वो डाइन रुख नहीं करेगी। हम दोनों भाइयों में इत्तेफाक हो गया। मैं घर पर ही बकरियों की निगरानी करता, उन्हें घर पर ही चारा डाल दिया जाता और अब्दुस समद उन्हें चराने के लिए किसी वक्त बाहर ले जाता, वो भी गांव के दूसरे सिमत। किसी वक्त मैं उन्हें ले जाता। अब हम गांव के उस वीरान हिस्से की तरफ नहीं जाते थे जहां पर हमें उस भयानक डाइन का खतरा था। हम दोनों ने गांव में इस बात का जिक्र किसी से भी नहीं किया था। ऐसा करने से हम दोनों भाइयों का खूब मजाक उड़ाया जाता, क्योंकि हम जानते थे कि हमारी बात पर किसी ने यकीन नहीं करना। इसी तरह कुछ रोज गुजर गए और फिर वही हुआ जिसका हमें डर था। हमारा हवेली नुमा घर गांव के उस हिस्से की तरफ था जिसके पिछली तरफ वही वीरान जंगल था जहां मैं बकरियां चराने के लिए ले जाता था। अब ऐसा हुआ कि रात में हमारी रोज एक बकरी गुम होने लगी। ये हमारे लिए बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल थी और मुझे 100% यकीन था कि रोज वही डाइन हमारे घर से हमारी बकरी को उठा ले जाती है। हम दोनों भाई बहुत खौफजदा थे कि अब उस डाइन का मुकाबला कैसे किया जाए। आखिर सोच विचार के बाद हमने गांव के मौलवी साहब को अपने घर पर बुलवाया। हमारे गांव के मौलवी साहब की उम्र 80 साल से भी ज्यादा थी, मगर इतनी उम्र होने के बावजूद अभी तक सेहतमंद थे और नजर भी ठीक तौर पर काम करती थी। बस कुछ बहरे थे, कानों से जरा ऊंचा सुनते थे। हमने उन्हें सारी सूरत हाल बताई और बताया कि किस तरह एक भयानक डाइन हमारी बकरियों को रोज उठाकर ले जाती है। पहले तो उसने चरागाह में हमारे रेवड़ पर हमला किया था और अब हमारे घर से भी बकरियां उठाई जाने लगी हैं। खुदा के लिए मौलवी साहब हमारी मदद कीजिए, हम बड़ी मुसीबत में हैं। मौलवी साहब ने हमारी बात बड़ी तवज्जो से सुनी, फिर कहने लगे, ठीक है, मुझे अपनी हवेली के उस हिस्से पर ले चलो जहां पर तुम सब अपनी बकरियों को बांधा करते हो। हम उन्हें हवेली के पिछले हिस्से की तरफ ले गए जहां पर एक खुला फार्म नुमा हिस्सा था जहां पर हमने तमाम भेड़ बकरियों को रखा हुआ था। मौलवी साहब ने पूरे अहाते की तरफ चक्कर लगाया और फिर उन्होंने पढ़ पढ़कर कुछ दीवारों पर फूंका और फिर चारों कोनों में एक एक तावीज बांध दिया और कहने लगे, मैंने तुम्हारी भेड़ बकरियों के गिर्द एक हिसार बना दिया है। अब वो तुम्हारे इस घर के अहाते में दाखिल नहीं हो सकेगी, लेकिन फिर भी वो घुसने की कोशिश जरूर करेगी। मैंने पूछा, मौलवी साहब, क्या उस डाइन से छुटकारा हासिल करने के लिए कोई मुस्तकिल हल नहीं किया जा सकता? मौलवी साहब कहने लगे, हाँ, किया तो जा सकता है, मगर ये एक मुश्किल अमल होगा और इसमें जान भी जा सकती है और इसमें तुम दोनों भाइयों में से कम एक को मेरा साथ देना होगा। मैंने कहा, हम तैयार हैं, आप बताइए हम आपका किस तरह साथ दे सकते हैं? मौलवी साहब कहने लगे, पहले कुछ रोज तक इन तावीजों का असर देखो, अगर फिर भी तुम्हारी बकरियां इसी तरह गायब होती रहीं तो फिर इसके बारे में कुछ और सोचेंगे। और हाँ, अगर उस डाइन का मुकम्मल खात्मा करना है तो मुझे कुछ रोज का वक्त दे दो, मैं इसके बारे में कुछ अमल वगैरह करके ही तुम्हें कुछ बता सकता हूँ। हमने मौलवी साहब का बहुत शुक्रिया अदा किया। अगले रोज मैं फार्म हाउस की तरफ रात को चारपाई डालकर लेट गया और पहरा देने लगा। अब रात को क्या हुआ कि जब आधी रात हुई तो मैंने देखा कि भेड़ बकरियों में जैसे खलबली सी मच गई। मैं हड़बड़ाकर उठा, डंडा मेरे हाथ में था और मैं अभी कच्ची नींद में ही था, सोया नहीं था, मगर वो डंडा मेरी हिफाजत के लिए काफी नहीं था। मैंने देखा कि हमारी हवेली के बैरूनी दरबार के पास एक बहुत लंबा सा साया नजर आया। वो साया इतना लंबा था कि उसे देखकर मुझे खौफ सा आने लगा। चांद की चांदनी में मैंने उस काले रंग के साए को देखा जो लगता था कि आसमानों तक लंबा हो गया है। वो वही भयानक डाइन थी जो हमारी हवेली के दीवार के दूसरी तरफ खड़ी थी और हवेली के अंदर दाखिल होना चाहती थी,
मगर शायद वो तावीजों और उस दम की वजह से दीवार के अंदर नहीं आ सकती थी। और फिर मैंने देखा कि वो बार बार एक हाथ अंदर बढ़ाकर किसी बकरी को उठाने की कोशिश करती, मगर फिर एक झटके से अपना हाथ पीछे कर लेती। मैं समझ गया कि बिलाशुबा ये तावीजों का ही असर था। मगर इधर बकरियों में हलचल सी मची हुई थी। बकरियां शोर मचा रही थी। कुछ देर वो बकरी को उठाने की कोशिश करती रही, मगर मायूस होकर वो आहिस्ता आहिस्ता साया छोटा होने लगा और छोटा होते होते दीवार के पीछे जैसे गायब हो गया। अगले रोज सुबह के वक्त मैंने भागम भाग मौलवी साहब को इतला दी। मौलवी साहब कहने लगे, हाँ मियाँ, इसका मतलब है कि तावीज काम कर गए। बस मुझे एक दिन का वक्त और दो, मैं उस भयानक डायन से छुटकारा हासिल करने के लिए तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। अगली रात फिर सुकून ही रहा। मुझे वो डायन दोबारा नजर न आई। मगर तीसरी रात मौलवी साहब बजाते खुद हमारी हवेली में मौजूद थे। मौलवी साहब कहने लगे, तुम दोनों भाइयों में से कौन मेरा साथ देगा? आप हुक्म कीजिए मौलवी साहब, हम दोनों हाजिर हैं। मेरा छोटा भाई कहने लगा। मौलवी साहब की हिदायत पर मैं अमल करूंगा। आप बताइए मौलवी साहब, मैंने कहा। मौलवी साहब कहने लगे, आज रात मैं तुम दोनों के साथ यही रहूंगा। तुम में से एक भाई को ये पानी उस डायन पर डालना होगा। ये पानी दम किया हुआ है। तुम इस पानी की बोतल को पकड़कर उस दीवार के साए में छुपे रहना जहां से वो नमदार होती है, और जैसे ही मैं इशारा करूं ये पानी उस पर फेंक देना है। बस फिर तमाशा देखना, मगर इसमें बहुत एहतियात से काम लेना होगा, तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। मैंने अपने छोटे भाई को बहुत समझाया, मगर नहीं माना। वो इस बात पर अड़ा रहा कि ये वो काम खुद ही सर अंजाम देगा। मैं और मौलवी साहब दोनों हवेली के सहन में चारपाइयां डालकर लेट गए। सामने सारी भीड़ बकरियां बंधी हुई थी और बड़े आराम से बैठी जुगाली कर रही थी। मैं और मौलवी साहब कुछ देर बातें करते रहे और फिर ऐसे चादरें ओढ़कर लेट गए जैसे हम सो रहे हों, लेकिन हम दोनों ही जाग रहे थे और खबरदार थे। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी और फिर जैसे ही रात का 1 बजा, अचानक भेड़ बकरियों में खलबली सी मच गई। बकरियां उठ उठकर रस्सियां तोड़ाने लगी। ऐसा लगता था जैसे उन्होंने कोई बड़ी भयानक चीज देख ली हो। मैं और मौलवी साहब दोनों ने अपने चेहरे से चादरें हटा ली और उस दीवार को बगौर देखने लगे जिसकी दूसरी तरफ से वो डायन नमदार होती थी। और फिर हमने देखा कि काले रंग का भयानक साया दीवार के दूसरी तरफ बुलंद होने लगा और बुलंद होते होते वो बहुत ही ऊंचा हो गया, इतना ऊंचा कि हम उसके सामने जैसे बोने से नजर आने लगे। फिर उस साये ने एक काला स्याह लंबा हाथ बढ़ाकर सहन के अंदर से बकरी को उठाना चाहा, मगर एक झटका खाकर पीछे हट गई और उसके मुंह से एक अजीब सी गुर्राहट निकली। मौलवी साहब के लिए अब इम्तिहान का वक्त था। वो फौरन उठ खड़े हुए और उन्होंने तस्बीह हाथ में लेकर बड़े जोरों शोर से कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। अब वो मुंह उठाए उसकी तरफ देख रहे थे और कुछ पढ़ पढ़कर उसकी तरफ फूंक भी रहे थे। जवाब में डायन के मुंह से भयानक चीखें निकल रही थी। मौलवी साहब चिल्लाकर बोले, ऐ खबीस बदरू डायन, तू कौन है और क्यों इन गरीबों को तंग करती है? क्यों इनकी भेड़ बकरियों को उठाकर खा जाती है? जवाब में खबीस डायन बोली तो ना, लेकिन अपनी भयानक आवाज में गुर्राती रही। ऐसा लग रहा था जैसे मौलवी साहब के पढ़ने से उसे सख्त तकलीफ हो रही हो और फिर इस शिद्दत से वो हमें मार डालना चाहती हो, हमारा कीमा बना देना चाहती हो। मौलवी साहब थोड़ी देर तक पढ़ पढ़कर उस पर फूंके मारते रहे। वो बार बार हाथ आगे बढ़ाती, मगर उसका हाथ दीवार के इस तरफ ना पहुंच सकता। ये मंजर बड़ा ही खौफनाक था। उधर मेरा छोटा भाई अब्दुल समद दीवार के साए तले छुपा, पानी की बोतल हाथ में पकड़े पूरी तरह तैयार खड़ा था। मौलवी साहब कुछ देर पढ़ते रहे, फिर उन्होंने एकदम से अब्दुल समद को इशारा किया, इस खबीस डायन पर पानी फेंक दो। और फिर मैंने देखा कि अब्दुल समद एकदम से उठ खड़ा हुआ। बोतल उसने अपने दाएं हाथ में पकड़ रखी थी। उसने एकदम से दीवार के ऊपर छलांग लगाई और डायन के ऊपर पानी फेंकना शुरू कर दिया। उसी वक्त डायन का दायां हाथ लहराया और उसने इतनी जोर से अब्दुल समद को थप्पड़ मारते हुए धकेला कि अब्दुल समद किसी तिनके की तरह उड़ता हुआ दीवार के दूसरी तरफ जा पड़ा। लेकिन इस दौरान बोतल का वो पानी उस बदरू डायन पर फेंक चुका था और डायन के काले मकरू वजूद में आग भड़क उठी थी। मुझे अब्दुल समद की फिक्र होने लगी। मैं दौड़कर दीवार की तरफ भागने लगा तो मौलवी साहब ने मुझे इशारे से मना किया, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ सईद गुल, इस खबीस डायन को खाकस्तर होने दो, उसको देख लेते हैं, अब्दुल समद को भी देख लेते हैं। चंद लम्हे तक उस डायन के वजूद में आग भड़कती रही और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका वजूद जैसे हवा में बिखर गया। अब वहां पर डायन का नामो निशान तक न था।
हर तरफ खामोशी थी। अब बकरियां भी पुरसुकून हो गई थी। मैं और मौलवी साहब फौरन दीवार की तरफ दौड़े। हमने दीवार से दूसरी तरफ झांक कर देखा, अब्दुल समद का जिस्म बेहिस्सो हरकत पड़ा हुआ था। हम दोनों दरवाजे की तरफ भागे। दरवाजे से बाहर निकलकर अब्दुल समद को उठाने की कोशिश की तो ये देखकर मेरी चीख निकल गई। अब्दुल समद मर चुका था, उसकी गर्दन ढलक चुकी थी। डाइन के जोरदार थप्पड़ ने उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ डाली थी। मैं धाड़े मार मार कर रोने लगा। मौलवी साहब मुझे तसल्ली देने लगे और बोले, मैंने तुम दोनों से कहा था कि इस काम में जान का खतरा है। अफसोस कि मैं अब्दुल समद की जान न बचा सका, मगर डाइन का किस्सा हमेशा के लिए पाक हो गया। मुझे अपने भाई की मौत का बड़ा दुख था। मौलवी साहब मुझे तसल्लियां देते रहे। अगली सुबह भाई की तदफीन हो गई, नमाज जनाजा हो गया। गांव के लोग डाइन के बारे में सुनकर बड़े खौफजदा हो गए, मगर मौलवी साहब ने उन्हें तसल्ली दी कि डाइन का खात्मा हो चुका है। वक्त गुजरता रहा। मौलवी साहब ने बताया कि हमारे पास चूंकि बेइंतहा वीराने हैं और ऐसी भयानक चीजें वीरानों में ही होती हैं। ये डाइन दरअसल बड़ी होशियारी के साथ लोगों के जानवरों को उठाकर खा जाती थी। इसने इंसानों को शिकार करना इसलिए शुरू नहीं किया था क्योंकि इस तरह इंसान होशियार हो जाते। उसका मकसद यही था कि लंबे अरसे तक इसी तरह जानवरों को खाती रहे और खत्म करती रहे और अपनी भूख मिटाती रहे और खतरे से महफूज रहे। इसने जरूर आसपास के गांव से भी जानवरों को उठाकर खाया होगा, मगर कब तक? अल्लाह की लाठी बेआवाज है, उसे उसके जुल्म की सजा मिलकर रही। मगर अफसोस है मियां कि इसमें तुम्हारे छोटे भाई की जान चली गई। खुदा सबको इन आफतों से महफूज रखे, आमीन।